नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। एक गणित का क्लास है और इससे पहले जो है आपके 3 क्लास हो चुके हैं। तो आप लोग सारे लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले 3 क्लास भी देख लीजिएगा ताकि आपको चौथा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको हमारी वीडियो और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी चौथी क्लास है। अब तक जो हम लोगों ने सीखा है उसमें हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत क्या होता है। दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कैसे हल होते हैं। प्रतिशत वृद्धि हो या प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक ही बार में हो रही हो तो उन प्रश्नों को हम लोग कैसे डील करते हैं। दूसरी कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि अगर प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल पर किया जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन, जो प्रतिशत परिवर्तन है वो क्षेत्रफल को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, उसमें हमने ये भी समझा था कि क्षेत्रफल होता क्या है। हमने देखा था कि क्षेत्रफल है जो वो टू आयामी डायग्राम है, यानी कि उसमें 2 आयाम होते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब बस उन्हें आकार के अनुसार अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसीलिए उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं व्रत, है ना, तो व्रत का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो व्रत की लंबाई और चौड़ाई है वो आर से ही डिसाइड होती है। आज हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला आपके लिए क्लास लेके आए हैं आयतन पर आधारित प्रश्न, कि अगर प्रतिशत परिवर्तन आयतन पर किया जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले तो हमें पिछले बार की तरह समझना है कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग पढ़े थे कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा घेरा जाने वाला जो स्थान होता है वो आयतन कहलाता है। और कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितना स्थान घेरेगा यह किस बात पर निर्भर करेगा? यह निर्भर करेगा कि व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। अगर व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्यादा है तो वह ज्यादा स्थान घेरेगा, यानी कि उसका आयतन ज्यादा होगा। अगर व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई, व्यक्ति या बोल सकते हैं वस्तु, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कम है तो वह कम स्थान घेरेगा, यानी कि उसका आयतन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा था वैसे ही हम लोग देखते हैं आयतन को। तो जो आयतन होता है, आयतन आपका 3 डायमेंशनल चित्र है ना। आयतन जो है वो आपका 3 डायमेंशनल चित्र है, यानी कि इसमें 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से 3 आयाम होते हैं? एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई और एक होता है ऊंचाई। ठीक है, तो ये 3 आयामों में परिवर्तन होगा। उसी आधार पर क्या होगा? उसी आधार पर क्या होगा? आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्षेत्रफल के लिए इन्हें लिखने का तरीका बदल जाता था वैसे ही आयतन में भी इसे लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर घनाभ है, घनाभ क्या होता है? तो घनाभ होता है, घनाभ क्या होता है? तो आप बताएंगे जो घनाभ होता है वो आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है, यानी कि ये पृष्ठ कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, आयताकार। अगर आयताकार पृष्ठ है, आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है तो इसमें क्या होगा? इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आयताकार पृष्ठ में, आयत का मतलब क्या था? जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होगी तो आप बताएंगे उसकी लंबाई अलग होगी, उसकी चौड़ाई अलग होगी और उसकी ऊंचाई अलग होगी। या हो सकता है कोई 2 आयाम समान रहे हो और एक आयाम अलग हो गया हो। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह घन हो जाए, अगर इसकी जगह घन हो जाए तो घन क्या होता है? घन क्या होता है? से घिरी हुई आकृति,
घिरी हुई आकृति, ठीक है, आकृति। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो घन हो जाए, तो घन क्या होता है? घन होता है वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। और अगर ये वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है, से घिरी हुई आकृति, अगर ये वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है, तो आप बताएंगे वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक ऐसा आयाम जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो अगर इसके चारों पृष्ठ जो होंगे वो समान आयाम के होंगे, तो इससे एक बात और बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग घनाभ का आयतन लिखते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या लिखते हैं? लिखते हैं LBH। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या लिख देते हैं? घन का आयतन लिख देते हैं भुजा भुजा क्यूब, ठीक है। इसे क्या लिख देते हैं? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब क्या हो गया? भुजा क्यूब का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? एक ही है। जैसे अगर लंबाई a है तो चौड़ाई भी a है, तो ऊंचाई भी क्या होगी? a ही होगी। इसीलिए हम इसे क्या लिख देते हैं? a क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क है। क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल चित्र होता है, उसमें 2 आयाम होते हैं, और आयतन 3 डायमेंशनल चित्र होता है, उसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब आयतन पर प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिशत परिवर्तन के बाद में आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके 2 आयाम प्रभावित हो रहे हैं, उसके 3 आयाम प्रभावित हो रहे हैं, और उसके कौन कौन से आयाम प्रभावित हो रहे हैं। उसी आधार पर परिवर्तन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वाले प्रश्न को। आप ये बातें लिख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न कैसे होगा, तो इन चीजों को मैं हटा देता हूं। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे आयतन में परिवर्तन करना है, अगर मुझे क्या करना है? आयतन में परिवर्तन करना है, तो आयतन में परिवर्तन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ है, चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ है, और ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी नहीं गई है, तो हम लोग इमेजिनरी संख्याओं पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, तो आप लिखिएगा 10%, और 10% में वृद्धि की गई है तो प्लस लगा लीजिएगा। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अच्छा, मेरे ख्याल से फ्रैक्शन सारे लोगों को आता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे पुराने वाले जो वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें जाके देखिएगा, वहां मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो संख्या है 10%, तो किसी भी प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और जब हम इसे सरल करते हैं तब हमें जो मान प्राप्त होता है वही फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/10। जैसे मान लो संख्या होती हमारी 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या बनता? तो आप बताते 20% का फ्रैक्शन बनता 20/100। इसे हम हल कर लेते तो हमारा आंसर बन जाता 1/5। ये 1/5 क्या है? 20% का फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मान लो संख्याएं आपकी सीधी संख्याओं में ना होकर ऐसे होती, संख्या होती आपकी 6 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनता? तो इसका फ्रैक्शन बनता, पहले मुझे इसे मिश्रित भिन्न से क्या करना पड़ता? साधारण भिन्न में परिवर्तन करना पड़ता। तो इसे मैं साधारण भिन्न में बदल लेता हूँ। तो इस 3 का इस 6 में गुणा करिएगा और ऊपर वाली संख्या में इसे जोड़ दीजिएगा। तो संख्या बनी 6 तियां 18 और 2 कितना हो गया? 20/3। परसेंटेज हटेगा तो पहले की तरह यहाँ पर क्या होगा? 100 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 एकन 20, 20 पंजे 100, और जोड़ जाड़ के कितना बना? 1/15। तो ये जो 1/15 है ये क्या है? ये है 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से फ्रैक्शन समझ में ना आया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले वाले वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए, तो 10% की वृद्धि होती है। और फिर क्या कह रहा है? फिर चौड़ाई में भी क्या होता है? चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तो चौड़ाई में 20% की कमी कर दो। कमी का मतलब माइनस लगा दो, 20% लिख दो, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बताएंगे 1/5 होता है,
ठीक है। फिर कह रहा है और जबकि ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई, तो प्लस लगाइएगा, 25% लिखिएगा, वृद्धि की गई, ये 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 होगा। मैं क्वेश्चन को इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक, चलिए मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब जो संख्या फ्रैक्शन में नीचे लिखी होती है, जो संख्या नीचे लिखी होती है, ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी वास्तविक संख्या, आप बताएंगे जिस पर ये प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे इसने कहा कि इसकी लंबाई को 10% बढ़ाया गया, तो आप इसकी लंबाई वास्तविक कितनी मान लेंगे, 10। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो इस प्रतिशत परिवर्तन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर लंबाई हमने इसकी 10 मान ली और उस पर 10% का परिवर्तन हुआ है, 10% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 1 अंक की, और इसका आयतन बढ़कर इसका जो लंबाई है वो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11। ऐसे ही इसकी चौड़ाई 5 है वास्तविक, उसमें 20% की वृद्धि हुई है, 20% मतलब 1 अंक, तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे ही दिया गया है आपका 25%, तो 25% का मतलब हो गया, 25% का मतलब 1/4, तो इसकी जो ऊंचाई है वो हो गई 4, 4 पर 1 अंक की वृद्धि हो गई, यानी कि ये बढ़कर कितना हो गया, 5। ठीक है, ये वृद्धि थी, ये कमी थी, ये वृद्धि थी। जब वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या जोड़ के लिखी जाएगी, जब कमी होगी तो ऊपर वाली संख्या घटा के लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुई थी कमी, तो ये बात हो गई है गलत। इसे हमें क्या करना है भाई, इसे हमें अब करना है सही। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना था कमी, तो ये 4, तो ये 5 से कम होकर कितनी रह गई है, 4, ये बढ़कर कितना हुआ था, 5। ठीक है, बस अगर हम इसे हल करना चाहें तो या तो ये इसके पहले वाले आयाम है और ये इसके परिवर्तन होने के बाद के आयाम है, तो या तो हम इसे कैलकुलेट करें, और अगर ये सरल हो सकता है तो इसे सरल करें। कैसे सरल कर सकते हैं, तो देखो 5 से ये वाला 5 कट गया, 4 से ये वाला 4 कट गया, और कटा कैसे है, तो ये कटा है 5 एकन 5, ये कैसे कटा है, ये कटा है 4 एकन 4। अब अगर हम 1 का 1 में गुणा करें, का 10 में गुणा करें तो कितना आएगा, 10, यानी कि इसका जो मूल आयतन है वो कितना रहा होगा, 10। फिर 10 से बढ़कर कितना हो गया है, तो आप बताएंगे इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 11, यानी कि सारे परिवर्तन होने के बाद इसका आयतन 10 से 11 हो गया है। तो कितने की वृद्धि हुई है, आप बताएंगे 1 अंक की वृद्धि हुई है, कितने पर, आप बताएंगे 10 पर। तो 1 10 का कितना परसेंट है, ये आप निकाल देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 10%। और 10% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, 10% हुई है वृद्धि। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनाना है, जो संख्या, अब यहाँ पर अगर इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी भी गई होती तब भी क्वेश्चन की प्रकृति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी हम क्वेश्चन सिर्फ प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर ही कैलकुलेट करते, तो चाहे दी गई हो चाहे ना दी गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको अपेक्षा है कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखो दूसरे प्रश्न में कह रहा है एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और फिर 10% की कमी की जाती है, तो हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे 10%, आपको क्या करना है भाई, आपको लिखना है पहले 10% और 10% का क्या है, तो बताएंगे 10% की कमी है पहले, फिर 20% की कमी है, तो फिर लिख लेंगे 20% की कमी है, फिर 10% की ही कमी है, तो मैं उसे दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे केवल फ्रैक्शन संख्याओं की तो जरूरत है, वो मैं यहीं से रिलेट कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये बना आपका 1/10, 20% का फ्रैक्शन अभी आपने निकाला था, कितना था, 1/5। तो आप बताएं अब कमी हो रही है, तो इसका मतलब जो पहले वाला मान है वो 10 से घटकर कितना बचा होगा, 9। जो दूसरा वाला मान है वो 5 से घटकर कितना बचा होगा, 4। और जो अगला वाला मान है फिर से 10%, तो 10% फिर से हुआ, तो 10% फिर से दोहरा देते हैं, यानी कि 10 से कितना बचा होगा, 9। इसे आप हल कर लीजिएगा। अगर कुछ संख्याएं कट सकती हैं तो हम उन्हें काट लेंगे, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इन्हें देखते हैं, हाँ संख्याएं सरल हो सकती हैं, कैसे, आप बताएंगे 2 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया आपका 5 बार में। ठीक है, और 2 से फिर से ये कट गया कितनी बार में, 5 बार में। 2 का 2 में, सॉरी 5 का 5 में आपने 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया, 125। इधर 9 का 9 में आपने गुणा किया, कितना आ गया, 81। ठीक है,
तो 25 125 में से आपको क्या करना है, 125 में से आपको 81 घटाना है। देखिएगा कितना बच रहा है, सॉरी 9 में कितना होता है 81, ठीक है 81। ये मेरा जो एक है वो 9 जैसा दिख रहा है, असल में उसे हम लोग कर लेते हैं सही। चलिए 81। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो इनका डिफरेंस निकालिएगा। देखिएगा आप यहाँ पर बनाइएगा 5, 5 में से एक गया कितना बचा, 5 में से एक गया कितना बचा 4, यहाँ पर बचा हुआ है 12, 12 में से 8 चला गया, तो 12 में से 8 चला गया कितना बचा, तो आप बताएंगे 4 ही यहाँ पर भी बच गया है। तो इसका मतलब 44 अंकों की कमी आई है कितने पर, 125 पर। अच्छा इस बात को मैं इधर लिख देता हूँ, दूसरी तरफ लिख देता हूँ, ठीक है इस बात को मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। ये तो पूरा ही मिट गया भाई, कोई बात नहीं, 125 और ये कितना था 81। तो मैंने कहा यहाँ कमी कितने की आई है, आप बताएंगे 44 अंकों की आई है। यहाँ से मैं प्रश्न को इधर ले आता हूँ, 44% की कमी, सॉरी 44 अंकों की कमी आई है कितने पर, 125 पर। तो आप बताएंगे जो 44 है वो 125 का कितना परसेंट है, ठीक है इसे हल कर लेते हैं। तो 25 से ये कट गया आपका 5 बार में, 25 से ये कट गया आपका 4 बार में, 4 का 44 में गुणा करिएगा तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 4 चौकू 16 की 6, 4 चौकू 16 और एक कितना हो गया 17 बटे आ गया 5, 5 से इसमें भाग दे दो, तो 5 से भाग दिया, 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15, बचा कितना 2, 2 बचा तो कितनी बार भाग चला गया, 5 पंजे 25, ठीक है बचा कितना, बचा कितना, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया 35.2%। क्या ऑप्शन में है 35.2%, हाँ बिल्कुल है, किसमें है, ए में है। तो पहला ऑप्शन क्या बना, ए, ठीक। तो दूसरे का आंसर क्या बना, ए। समझ में आया। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई। तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक। चलिए तो सबसे पहले क्या है, कह रहा है 10% घटाई गई, तो आप 10% का लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, क्योंकि घटाई गई है इसलिए मैंने आगे माइनस लगा लिया है। फिर चौड़ाई 20% घटाएगी तो मैंने फिर से माइनस लगा लिया, 20% का फ्रैक्शन लिख लिया, कितना होता है 1/5 होता है। फिर कह रहा है और ऊंचाई 5% बढ़ाएगी, तो मैंने प्लस लगा लिया और 5% लिख लिया। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। अब इसी को कैलकुलेट कर लो। अगर लंबाई हम मान लें कि लंबाई कितनी है 10 है और घटाई गई है, तो 10 से घटकर कितनी बची होगी 9, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई आप मान लेंगे 5 है और 5 से घटाई गई है कितनी 20%, 20% का मतलब 1, तो ये घटकर कितनी बची होगी 4। फिर कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई क्या करी गई है, बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाई गई है, तो आप बताएंगे 5% का मतलब कितनी हो गई 20, और 20 से बढ़कर ये कितनी कर दी गई है 21। बस इसी को हल कर लो। कोई संख्या कट सकती है तो उसे काट लो, कुछ कट सकता है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, ये कट गया सीधा सीधा, कितने बार में 5 बार में। तो 5 बार में कटा, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 5 पंजे 25 का 10 में गुणा हुआ, आ गया 250। और अच्छा इधर कितना आ गया, तो आप बताएंगे इधर आ गया है 9 1 9 और 9 दूनी 18, यानी कि आ गया है 189, ठीक। तो ये बताओ ये आयतन बढ़ा या घटा है, ये आयतन बढ़ा है या घटा है, तो आप बताएंगे ये आयतन घट गया है। कितना घट गया है, तो 250 में से आप क्या करेंगे 181 घटा देंगे। मैं इस बात को इधर लिख लेता हूँ, अगर इसको हम घटाते हैं तो देखो कितना बचेगा, तो यहाँ 10 है, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा है, आप सीधा मान लीजिएगा यहाँ बचा हुआ है 24, 24 में से 8 चला गया, कितना बचा 6, ठीक है सॉरी 24 में से कितना चला गया 18, तो कितना बचा है 6, यानी कि 61, यानी कि 61 अंकों की कमी आ रही है। और कितने पर आ रही है 250 पर कमी आ रही है, 250 पर। तो आप बताएंगे 61 जो है वो 250 का कितना परसेंट है, बस इसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। हल करिएगा तो देखो ये सीधा 25 से कट गया कितनी बार में 10 बार में, और ये कट गया 25 चौकू 100, 4 का इसमें गुणा कर दो, तो ये हो गया 4 छंग 24 और फिर आ गया 4 एकन 4,
तो आ गया 24.4 बटे में 10 है, इसलिए एक अंक बाद आ जाएगा, एक अंक बाद आ जाएगा दशमलव। तो आंसर आपका बना 24.4। समझ में आया कैसे हो रहा है? समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका आ गया कौन सा? प्रश्न नंबर आ गया आपका 4। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? प्रश्न देखिएगा, दिख रहा है सारे लोगों को? क्या बता रहा है प्रश्न में? यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अब देखो इसमें एक बात उसने कही है कि क्या बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया है घन की प्रत्येक भुजा, ठीक है। और घन की सारी भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। अभी हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें 10% प्रत्येक भुजा बढ़ाई गई तो इसका मतलब 10% परिवर्तन हमें करना है किसमें? तीनों भुजाओं में। और कैसा करना है? बढ़ाने का। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो अगर पहले हम लंबाई बढ़ाते हैं तो लंबाई 10 से हुई होगी 11। अगर हम चौड़ाई बढ़ाते हैं तो चौड़ाई हुई होगी 10 से 11। अगर हम ऊंचाई बढ़ाते हैं तो ऊंचाई हुई होगी 10 से 11। बस इसे हल कर लो। तो 10 का 10 में 3 बार गुणा करिएगा, क्या बनेगा? आप बताएंगे, बनेगा 1000। और अगर हम 11 का 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? तो बनेगा 1331। कितना बनेगा? तो आप बताएंगे बनेगा 1331। तो ये बताइएगा इसके आयतन में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो आप बताएंगे ये पहले वाला आयतन है, ये परिवर्तित आयामों के साथ में आयतन है। तो पहले वाला आयतन कितना था? 1000। परिवर्तित आयामों के साथ में आयतन कितना बन गया है? आयतन बन गया 1331। तो वृद्धि कितने की हुई है? तो आप बताएंगे 331 की हुई है भाई। कितने पर हुई है? 1000 पर हुई है। इनटू क्या रहेगा? इनटू रहेगा 100। इसे हल कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। बटे में 10 है तो एक अंक बाद आ जाएगा 10। एक अंक बाद आ जाएगा दशमलव, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 33.1% की वृद्धि होगी। क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। देखो बी और डी थोड़े से कंफ्यूजिंग है ऑप्शन, तो एकदम से ध्यान से लगाना है। ये 31.3 है और ये क्या है? ये 33.3 है। तो आंसर क्या रहेगा? डी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है 5वां प्रश्न। 5वें में क्या है? कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देख लीजिएगा प्रश्न, दिख रहा है सारे लोगों को? इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अब आ गया है गोलक। गोलक और परिवर्तन किसमें हुआ है? कह रहा परिवर्तन हुआ है त्रिज्या में। परिवर्तन हुआ है त्रिज्या में और पूछ किस पर रहा है? आयतन पर। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त के लिए कि वृत्त की लंबाई चौड़ाई दोनों ही डिसाइड होती हैं किससे? त्रिज्या से। तो ऐसे ही जब गोलक होगा, गोलक, गोलक मतलब कोई गोल वस्तु जैसे कि गेंद, तो गेंद की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों ही डिसाइड होंगे किससे? त्रिज्या से। तो जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन करेगा। इसलिए जो परिवर्तन हुआ है कितने का? 50% का क्या हुआ है? वृद्धि। तो हमें ये 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी 3 बार। 50% का मतलब होता है 1/2। तो आप बताएंगे एक बार लंबाई 2 से हुई होगी 3, है ना? एक बार चौड़ाई 2 से हुई होगी 3, फिर एक बार ऊंचाई 2 से हुई होगी 3। इसे आप हल कर लीजिएगा। तो 2 का 2 में 3 बार गुणा करिएगा, कितना बना? 8। 3 का 3 में 3 बार गुणा करिएगा, कितना बना? तो आप बताएंगे 27। तो 8 से बढ़कर ये जो आयाम है ये क्या है? ये इसके प्रारंभिक आयाम है। और ये जो आयाम है ये कौन से हैं? परिवर्तन होने के बाद में। तो परिवर्तन होने से पहले कितना था? 8। परिवर्तन होने के बाद कितना बन गया? 27। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 19 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है भाई? 8 पर हुई है। इनटू क्या कर देंगे? 100। बस इसी को हल कर लेना है। अगर हम इसे हल करते हैं तो 4 से ये कट गया 2 बार में और 4 से ये कट गया आपका 25 बार में। अब आप 25 इंटू 9 करिएगा। तो 25 इंटू 9 तो 25 निम्मा 225 का कितना हो गया? 5 हासिल 22। 25 सेकंड 25 और 22 कितना हो गया? 25 और 22 हो गया आपका 47। डिवाइड बाई क्या है? डिवाइड बाई है 2। ऐसे हल करिएगा।
तो 2 से काटिएगा तो 2 एकन 2 है ना, सॉरी 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, कटेगा आपका 2 दूनी 4 है ना, 2 तियां 6 बचा 1, फिर 2 सत्ते 14 दशमलव और 2 पंजे 10, यानी कि 237.5% की वृद्धि होगी। तो 237.5% यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, आपका ऑप्शन बन गया सी। समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशनल चित्र होता है, उसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो हमें जो परिवर्तन बताने होते हैं वो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार बताने होते हैं। अगर आयतन पर पूछेगा तो आयतन में आयाम होंगे 3, और 3 आयाम होंगे, उन 3 आयामों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसी आधार पर आपके आयतन में परिवर्तन होगा। अब ये आयामों को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई स्पष्ट होती है क्योंकि वह आयताकार प्रश्नों से घिरी हुई आकृति होती है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे किसे, हम देखेंगे घन को, तो घन वर्गाकार प्रश्नों से घिरी हुई आकृति होती है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर। तो क्वेश्चन में लिख सकता है कि घन की प्रत्येक भुजा बढ़ाई गई, ठीक है। ऐसे ही गोलक, तो गोलक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कैसे बनी होती हैं, त्रिज्या से। तो कह देगा गोलक की त्रिज्या 50% बढ़ाई गई, गोलक का व्यास बढ़ाया गया, सबका मतलब एक ही है। अगर व्यास भी दिया गया है तब भी आयतन में परिवर्तन पता करने के लिए या आयतन नया और पुराना पता करने के लिए आपको तो त्रिज्या ही चाहिए होगी ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा प्रश्न दिखाई पड़ रहा है सारे लोगों को। बता रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। कैसे होता है, तो कह रहा है 100% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, कितने की वृद्धि कर दी जाए, 100% की। तो एक बात तो ये समझिएगा, 100% वृद्धि का मतलब होता है किसी वस्तु के मान को 2 गुना कर देना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 100%, तो 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बताएंगे आप बताएंगे 1/1 होगा, क्योंकि लिखेंगे भाई परसेंटेज है तो देखो आप लिखेंगे 100%, तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 100% हटेगा तो बटे में 100 ही तो आएगा, तो 100 से 100 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। इसका मतलब 100% का मतलब क्या बना, 1/1 बना। कितना बना, 1/1 बना। अब क्या किया गया था, वृद्धि। तो इसका मतलब ये हो गया पहले वाले की तरह कि एक बार लंबाई 1 से 2 करी गई होगी, एक बार लंबाई 1 से 2 करी गई होगी, एक बार चौड़ाई 1 से 2 करी गई होगी, और एक बार ऊंचाई 1 से 2 करी गई होगी, 2। तो ये वाला जो है ये वास्तविक आयतन है, ये परिवर्तित भुजाओं के साथ में आयतन है। तो वास्तविक आयतन क्या निकला था, 1 का 1 में 3 बार गुणा करिएगा क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 2 का 2 में 3 बार गुणा करिएगा क्या आएगा, 8। तो इसका मतलब आयतन जो है वो 1 इकाई से बढ़कर कितना हो गया है, तो आप बताएंगे हो गया है 8। तो कितने की वृद्धि हुई है, 7 की। कितने पर, 1 पर, इनटू क्या हो गया, 100। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700%। यानी कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप बताएंगे 700% की वृद्धि होगी, ठीक है। इसी प्रश्न में ऐसे भी बोल सकता था कि एक गोलक की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सेम ही होगी। ये सब दोगुने ही हो गए क्योंकि त्रिज्या या व्यास को दोगुना करने पर लंबाई दोगुनी, चौड़ाई दोगुनी, ऊंचाई दोगुनी होगी, वही ये लिखा हुआ है। तो अगर प्रश्न की भाषा में परिवर्तन होगा आप तब भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे, ठीक। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से ही हमारे क्लास में सुधार हो सकता है, हम समझ पाएंगे कि हमारा क्लास किस प्रकार का है, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और अगर इस क्लास को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए बाकी के क्लासों को भी देखिएगा। पहले क्लास से देखना स्टार्ट करिएगा, ये चौथी क्लास है, तो उसमें फ्रैक्शन में परिवर्तन कैसे होता है, प्रतिशत में परिवर्तन कैसे होता है, सारी बातों को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई,
कह रहा है यदि एक गोले के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है पहले वाले के तरीके से ही। अब कह रहा है व्यास को दोगुना कर दिया जाए, तो मैंने आपसे कहा था अगर व्यास को दोगुना किया जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन निकालने के लिए हमें तो त्रिज्या की आवश्यकता है ना, त्रिज्या की आवश्यकता है, क्योंकि त्रिज्या ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बना रही है। तो आप बताएंगे दोगुना कर दिया जाए, इसका मतलब एक बार आपने लंबाई मान ली एक, दोगुने का मतलब कितना कर दिया गया, दो। चौड़ाई आपने एक मान ली, दोगुने का मतलब कितना कर दिया गया, दो। ऊंचाई आपने एक मान ली, दोगुने का मतलब कितना कर दिया गया, दो। तो एक का एक में 3 बार गुणा हुआ तो क्या आ गया, एक। और दो का दो में 3 बार गुणा हुआ तो क्या आ गया, 8। इसका मतलब आयतन एक से बढ़कर कितना हुआ है, 8 हुआ है। ये एक का कितना गुना है, तो आप बताएंगे 8 गुना है। कितना गुना है, 8 गुना। ये क्वेश्चन भी विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर कितना बनेगा, 8 गुना। हो गया आपका, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन हो गया। अब आ गया है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, ठीक है। यहाँ सिलेंडर का मतलब गैस सिलेंडर से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ आप बताएंगे है, थोड़ा बहुत है कि सिलेंडर भी क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, ठीक है। हाँ बेलन के आकार का होता है, ठीक है। चलिए तो पहले समझते हैं, देखो सिलेंडर क्या है। सिलेंडर क्या है पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं। तो सिलेंडर होता है इस तरीके से, बेलन के तरीके से होता है ऐसे। ये कोई एक आकृति है, इसे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो अगर ये एक सिलेंडर है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसके आधार पर इसके आयतन, जिसका आयतन डिसाइड होगा, तो आयतन किस तरीके से डिसाइड होगा आप बताएंगे। एक तो इसकी ऊंचाई क्या है, इस आधार पर तय होगा। एक किस आधार पर तय होगा, एक होगा कि इसके जो सिरे हैं, ये जो सिरे हैं इनका आयाम क्या है। अगर हम इस बेलन को ऐसे रख दें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर ऐसे दिखाई देगा तो ये क्या बन गया, वृत्त। और वृत्त में आपको पता है वृत्त की लंबाई चौड़ाई कैसे परिवर्तित होती है, त्रिज्या से। या फिर आप बेलन का क्षेत्र, या फिर आप क्या करेंगे, बेलन के आयतन का फार्मूला देख लेंगे। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर क्यूब, सॉरी क्या होता है, हाँ बिल्कुल ही गलत होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो कितनी बार होना है, 2 बार। और जो ऊंचाई में परिवर्तन होना है वो 1 बार। बस यही मेन चीज थी। तो इसने कहा था त्रिज्या को 50% कम किया गया है और ऊंचाई को 50% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो मैंने लिख दिया त्रिज्या यानी कि आर, आर को क्या किया गया है, 50% किया गया है कम। तो 50% का लिख दोगे फ्रैक्शन, कितना होता है, 1/2। और ऊंचाई में करी गई है वृद्धि कितने की, 50% की ही। तो 50% का फ्रैक्शन लिख दोगे, कितना होता है, 1/2। तो जो त्रिज्या में परिवर्तन है वो 2 बार करेंगे, और जो ऊंचाई में परिवर्तन है वो 1 बार, ठीक। तो चलिए 50% कम, 50% कम, तो एक बार इसकी क्या होगी, लंबाई 2 से 1 कम होके कितना बचेगी, 1। एक बार इसकी ऊंचाई 2 से 1 कम होके कितना बचेगी, 1। लेकिन सॉरी, एक बार इसकी लंबाई 2 से कम होकर कितना बचेगी, 1। एक बार इसकी चौड़ाई 2 से 1 कम होकर कितना बचेगी, 1। लेकिन इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि हुई है, तो इसकी ऊंचाई 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3। अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या बना, 2 का 2 में 3 बार गुणा हुआ, 8 बना। यहाँ पर गुणा होकर कितना आ गया, 3। तो अब देखो पहले आयतन था 8, पहले आयतन कितना था, 8। अब कम होकर कितना बचा है, 3। तो आयतन में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, इसमें हुई है कमी। कितने की, 5 अंकों की। कितने की कमी हुई है, हाँ कितने की कमी हुई है, तो आप बताएंगे 5 अंकों की। कितने पर हुई है, 8 पर, इंटू क्या कर देंगे, 100। बस इसी को आप हल कर लेंगे, ठीक है। इसे हल कर लीजिएगा तो कितना आ गया, तो ये आ गया है आपका 500/8, 500/8। आप इसे क्या करिएगा, या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ठीक है। सरल ये कर लेते हैं हम लोग, इसे 4 से काट लेते हैं 2 बार, और ये 4 से कट गया आपका 5 बार में, ठीक है। ये 4 से कितनी बार में कट गया, 25 बार में। ये कटा है 2 बार में। तो इसे हल कर लीजिएगा, ये आ गया 125 बटे कितना, 2। और 125 का आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे ये होता है 62.5। कितना होता है, 62.5। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन अभी पहले हम लोगों ने सीखा था घनाभ के लिए, फिर हमने सीखा घन के लिए, है ना, फिर हम लोगों ने सीखा गोले के लिए, अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, सिलेंडर पर। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 9 में क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 50% कम, कह रहा है ऊंचाई 50%, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है क्या, हाँ पहला वाला आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था, तो चलो भाई 9 वाला देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है बेलन की त्रिज्या को क्या किया गया है, दोगुना, और ऊंचाई को क्या किया गया है, 50% कम। तो त्रिज्या को कर दो भाई दोगुना, दोगुने का मतलब त्रिज्या का दोगुना होगा तो एक बार लंबाई 1 से हो जाएगी 2, और एक बार चौड़ाई 1 से कितनी हो जाएगी 2। ऊंचाई को किया गया है 50% कम, तो 50% का फ्रैक्शन क्या था अभी, क्या था, 1/2। तो इसका मतलब ऊंचाई 2 से कम होकर कितनी बची होगी, 1। बस इसी को हल कर लेना है। अगर हम लोग इसे हल करते हैं तो देखो इधर कितना रहा, इधर रहा 2 का गुणा 1 में, फिर 1 में तो रहा 2, और इधर सारा गुणा होकर कितना आ गया 4। तो 2 से ये बढ़कर कितना हो गया है 4। कितने अंकों की वृद्धि हुई है, 2 की, कितने पर, 2 पर, इंटू 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत परिवर्तन। तो हल करेंगे तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 1 का 100 में गुणा होगा, यानी कि कितना परसेंट आयतन बढ़ जाएगा, तो आप बताएंगे 100%। 100% का मतलब ये कितना हो गया है, तो आप बताएंगे 2 गुना, कितना हो गया है, 2 गुना। बस अगर गुने में पूछा गया होता तो, नहीं तो आंसर आपका क्या बना, 100%। 100% परिवर्तन होगा, किसमें होगा, वृद्धि में होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और क्लास बहुत फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में चैनल को सब्सक्राइब, सब में चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो भी है, जो भी का मतलब कौन सा है, 10वां है। तो आपको पता होगा पिछली वाली क्लासों की तरह जो 10वां प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है। इस 10वें प्रश्न को आप लोग करिएगा, इसका जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। आज जो है 14 नवंबर है, और 14 नवंबर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज जो है बाल दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैराथन परिवार ऐसी कामना करेगा कि आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो, आप जीवन में अनंत ऊंचाइयां और असीम खुशियां प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।